नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब मंच पर। दोस्तों, बिहार की राजनीति में लंबे समय से कहा जा रहा था कि कुछ खेल होने वाला है, बड़ा होने वाला है और इस बड़ा होने के लिए दही चूड़ा भोज का इंतजार किया जा रहा था। लेकिन बिहार की राजनीति में जो हुआ है और अंदर खाने जिस तरह की डील होने की खबरें आ रही है, वो डील भारतीय जनता पार्टी की ही नहीं, नरेंद्र मोदी की ही नहीं, बल्कि नरेंद्र मोदी के साथ-साथ चिराग पासवान की भी नींद उड़ाने वाली है। नीतीश कुमार और लालू यादव किस तरीके से रिवर्स गियर में खेल खेल रहे हैं, उस बात का अंदाजा अब बीजेपी और चिराग पासवान की पार्टी को भी होना शुरू हो गया है। हालांकि राहुल गांधी पटना जा रहे हैं। राहुल गांधी के पटना जाने के बाद सियासत किस रूप में बदलेगी, खासकर 18 जनवरी के बाद, इसके बारे में कुछ कहना और अभी से अंदाजा लगाना तो मुश्किल है। लेकिन लालू यादव और नीतीश कुमार ने जिस तरह की परिस्थितियां बिहार में बना दी और उन परिस्थितियों को तेजस्वी यादव के बयान के आईने में यदि देखने की कोशिश करें, तो बहुत सारी चीजें साफ हो गई है। और जो दोनों पार्टियों के अंदरूनी सूत्रों की तरफ से जो बहुत ही गोपनीयता की शर्त पर जो बातें सामने आ रही है, उसमें 6 शर्तों की बात है। 6 बिंदुओं पर आपसी सहमति बन जाने की बात है। लेकिन क्या ये 6 बिंदु बिहार में जो 2020 में चिराग मॉडल हुआ, उस चिराग मॉडल के बाद की परिस्थितियों में भारतीय जनता पार्टी को रोकने के लिए है, या भारतीय जनता पार्टी के साथ-साथ चिराग पासवान को भी पूरी तरह मार्जिनलाइज करने के लिए है? ये सवाल महत्वपूर्ण है। लेकिन उसके पहले ये जानना जरूरी हो जाता है कि ये 6 पॉइंट कौन से हैं जिस पर दोनों दलों में अंदरूनी सहमति करीब-करीब बन गई है और उसके बाद ये कभी भी विधानसभा चुनाव जब भी बिहार में होगा, वैसे तो ये अक्टूबर-नवंबर में प्रस्तावित है, लेकिन अक्टूबर-नवंबर में हो या उससे पहले हो, ये 6 मुद्दों के आधार पर जो सहमति बनी है, अब वही सहमति कहीं न कहीं चिराग मॉडल के बाद पर्दे के पीछे से कौन-सा खेल होता है, इसका एहसास भाजपा और लोजपा दोनों को करा देगी। तो चलिए देखते हैं कि ये 6 मुद्दे क्या हैं। तो पहला मुद्दा तो आप सभी जानते हैं, पहला बिंदु पॉइंट नंबर 1 कि नीतीश कुमार और लालू यादव अंदर खाने एक दूसरे के लिए मदद करते हुए दिखाई दे रहे हैं। गठबंधन अलग भले ही है, लेकिन मदद करते हुए दिखाई दे रहे हैं। और ये मदद क्यों कर रहे हैं, छठे पॉइंट तक आते आते आपको समझ में आ जाएगा कि असली खेल क्या चल रहा है। तो पहला पॉइंट यही है कि ये दोनों एक दूसरे की मदद कर रहे हैं। और अगर हम दूसरे पॉइंट पर जंप करें, दूसरे बिंदु की चर्चा करें, तो साफ जाहिर होता है कि नीतीश कुमार की बार्गेनिंग पावर को लालू यादव के बयानों ने, लालू परिवार के बयानों ने और राजद के कुछ नेताओं के बयानों ने एनडीए के अंदर काफी बढ़ा दिया है। दरअसल ये विवाद कहां से शुरू हुआ था? ये विवाद शुरू हुआ था एक टेलीविजन चैनल को गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा दिए गए एक इंटरव्यू से। और उस इंटरव्यू में जब बिहार विधानसभा चुनाव के बाद नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाए रखा जाएगा या उनका एकनाथ शिंदेकरण कर दिया जाएगा, इस सवाल पर जब जिस तरह से गोलमोल जवाब देकर निकलने की कोशिश की अमित शाह ने, उसके बाद जेडीयू के और खासकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के कान खड़े हो गए। और उसी के बाद की परिस्थिति में लालू यादव को भी लग गया कि तेजस्वी यादव को भविष्य में सत्तासीन कराना है, तो जब तक तेजस्वी यादव के लायक अनुकूल माहौल नहीं बनता, तब तक नीतीश कुमार को ही मुख्यमंत्री बनाए रहने में रखने में ज्यादा फायदा है। ये लालू यादव को दिखने लगा कि कहीं बिहार यूपी की तरफ बीजेपी के हाथ में न चला जाए। और इस खतरे से बचने के लिए, इस खतरे को भांपते हुए लालू यादव ने जो हालात पैदा किए, उससे नीतीश कुमार की बार्गेनिंग पावर एनडीए के अंदर बहुत ज्यादा बढ़ गई। अब आते हैं तीसरे मुद्दे की तरफ, तीसरे पॉइंट पर। तीसरे पॉइंट की बात यदि करें, तो तीसरा पॉइंट बेहद महत्वपूर्ण है और वो दरअसल ये है कि बिहार में विधानसभा की 243 सीटें हैं, सभी जानते हैं। 122 पे बहुमत का आंकड़ा होता है। लेकिन जो तीसरे मुद्दे पर अंदर खाने नीतीश कुमार की बार्गेनिंग पावर बढ़ने से या लालू यादव के द्वारा ममता बनर्जी को इंडिया गठबंधन का नेतृत्व करना चाहिए, इस बयान को देने के बाद जो परिस्थितियां बनी है, उसमें दोनों पार्टियों ने और दोनों शीर्ष नेताओं ने, मतलब नीतीश कुमार और लालू यादव ने इतना सुनिश्चित करने का प्रयास किया है कि एनडीए के अंदर जनता दल यूनाइटेड 120 से कम सीटों पर किसी हालत में न लड़े। और
इंडिया गठबंधन के अंदर राष्ट्रीय जनता दल 150 से कम सीट पर किसी हालत में न लड़े। यह सुनिश्चित कर दिया गया है, क्योंकि जब बार्गेनिंग पावर बढ़ेगी तो स्वाभाविक है कि नीतीश कुमार की पावर बढ़ेगी, और उधर बार्गेनिंग पावर बढ़ेगी तो स्वाभाविक है कि लालू यादव की बार्गेनिंग पावर बढ़ेगी। अब सवाल यह उठता है कि नीतीश कुमार 120 सीट कम से कम लड़ेंगे, उससे कम का सवाल ही नहीं है, तो बची कितनी? 122-23 सीट। हो सकता है नीतीश कुमार ही 122 लड़ जाए और 121 छोड़ दे। तो बची हुई 123 सीटों में भाजपा, लोजपा, चिराग पासवान के गुट वाली, उसके साथ साथ उपेंद्र कुशवाहा और जीतन राम मांझी, इन सबको एडजस्ट करना होगा, और भारतीय जनता पार्टी उस सूरत में 90 सीटों से ऊपर चुनाव लड़ने की स्थिति में नहीं होगी। तो एक ये परिस्थिति बनाई गई है। वही इसके ठीक उलट देखें तो राष्ट्रीय जनता दल 150 सीटें लेती है, तो बची हुई 93 सीटों में से उसे कांग्रेस, सीपीआई, सीपीएम, भाकपा माले और मुकेश सहनी के लिए एडजस्ट करना होगा। हालांकि मुकेश सहनी के बारे में तमाम तरह की बातें हैं कि वो किसी भी गठबंधन की तरफ बेटर डील जहां मिलेगी, बेहतर डील उन्हें जहां पर भी उपलब्ध हो जाएगी, उसके साथ चले जाएंगे। लेकिन सीधा सीधा एक बात तो तय ही है कि दोनों ने इतना सुनिश्चित कर दिया है कि नीतीश कुमार को एनडीए के अंदर अब इग्नोर करना असंभव है। 120 से कम का सवाल ही नहीं है, क्योंकि उससे कम की सूरत हाल पैदा होते ही दोनों पार्टियां एक साथ हो जाए तो किसी को आश्चर्य नहीं होना चाहिए। अब चलते हैं चौथे पॉइंट की तरफ। चौथा महत्वपूर्ण बिंदु की किस मुद्दे पर सहमति बनी? चौथा महत्वपूर्ण बिंदु यह है कि कांग्रेस पार्टी को जितनी सीटें मिल रही है, जी हां, जितनी सीटें भी कांग्रेस पार्टी को मिल रही है, कांग्रेस पार्टी इंडिया गठबंधन में 80% अपने कोटे की सीटें बीजेपी के खिलाफ लड़े। यह सुनिश्चित किया जा रहा है। और बीजेपी के खिलाफ क्यों लड़े, ये असली मुद्दा है। असली मुद्दा यह है कि कांग्रेस बीजेपी के खिलाफ लड़ेगी, खासकर जाति गणना के बाद। तो कहीं ना कहीं 2020 की परिस्थितियां और 2020-25 की परिस्थितियों में जो कास्ट सेंसस के बाद अंतर आया है, उस अंतर को, वो उस गैप को फुलफिल करने की स्थिति में होगी। कांग्रेस को यदि 50 सीटें मिलती है तो कोशिश की जा रही है कि 50 में 40 सीटें वो भाजपा के खिलाफ लड़े। कांग्रेस को 60 सीटें मिलती है तो कोशिश है कि कांग्रेस कम से कम 60 में 45-46 सीटें भाजपा के खिलाफ लड़े। कांग्रेस को यदि 40 सीटें मिलती है तो कांग्रेस कम से कम 32 सीटें भाजपा के खिलाफ लड़े। और इस कोशिश के पीछे जो असल स्ट्रेटजी है वो यही है कि जाति जनगणना में भारतीय जनता पार्टी के तरफ जो एक तरफा समर्थन जनरल कैटेगरी के, सामान्य वर्ग के वोटर्स का दिख रहा था, जो आम बोलचाल की भाषा में जिन्हें सवर्ड वोटर कहते हैं, वो अब विचलन की स्थिति में है। क्योंकि जाति जनगणना ने यह स्पष्ट कर दिया कि अगर वो बीजेपी के फोल्ड में है तो 10.5% सवर्ण है, और जैसे ही वो सेकुलर फोल्ड में और इंडिया अलायंस वाले या कांग्रेस के फोल्ड में जाते हैं तो वो संख्या बढ़कर तकरीबन 16% होती है। तो भविष्य में यदि कांग्रेस पार्टी को ताकत देने की कोशिश होती है तो सवर्ण, दलित, मुस्लिम और कुछ हद तक अति पिछड़ा भी, पोस्ट नीतीश कुमार की परिस्थिति में कुछ हद तक अति पिछड़ा भी इस बड़े लार्जर कोalition का हिस्सा बन सकते हैं, जो 1980 से और 85 के चुनाव में बिहार में कांग्रेस के पक्ष में काम करता दिखा था। तो पूरी कोशिश है कि कांग्रेस भाजपा के खिलाफ कम से कम 80 सीटें लड़े। फायदा इसका यह देखा जा रहा है कि जो चिराग मॉडल जेडीयू को कट टू साइज करने के लिए 2020 में पर्दे के पीछे से बीजेपी ने इस्तेमाल किया, वही चिराग मॉडल कांग्रेस को सामने रखकर सवर्ण, अल्पसंख्यक और आरजेडी का वोट, इन सब के ऊपर जदयू के कोर वोटर के बीच अंदर खाने भाजपा की बजाय कांग्रेस के समर्थन में चुपचाप हाथ छाप करने की परिस्थिति खड़ी की जाए, जैसे पिछली बार चुपचाप चिराग पासवान किया जा रहा था। तो कहीं ना कहीं नीतीश कुमार उस घटना का, 2020 के चिराग मॉडल का चुपचाप राजनीतिक रूप से बदला लेने की तैयारी अंदर खाने कर रहे हैं, और लालू यादव इसमें एक बड़ा माध्यम बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो आपको 4 महत्वपूर्ण बिंदु हमने बताए कि आखिर क्या क्या हो रहा है, किस तरह से हो रही है। अब 5वें बिंदु पर आते हैं। 5वें बिंदु की चर्चा दही चूड़ा भोज के साथ शुरू होती है। पशुपति कुमार पारस अब इंडिया गठबंधन के बैनर तले चुनाव लड़ेंगे, ये बात करीब करीब तय हो गई। राष्ट्रीय जनता दल के गठबंधन सहयोगी के रूप में चुनाव लड़ेंगे, अब इसमें कोई शको शुबहा दिखाई नहीं देता। लेकिन पशुपति कुमार पारस जो नीतीश कुमार के बेहद भरोसेमंद है,
वो पशुपति कुमार पारस राजद के साथ लड़कर आखिर कौन सा गेम खेलेंगे? ध्यान रखिए, पासवान वोटर जो 5.5% बिहार में बताए जाते हैं, जाति गणना ने इसे स्पष्ट भी किया है, उनकी लॉयल्टी तो चिराग पासवान के पास है। लेकिन विधानसभा चुनाव में जातीय समीकरणों को ध्यान में रखकर हर सीट पर 2-4 कैंडिडेट ऐसे होते हैं जिनको किसी खेमे से टिकट नहीं मिलता, तो वो एक बड़ा खेल खेल सकते हैं। पशुपति कुमार पारस को भी, भले ही आज नीतीश कुमार उनके घर नहीं गए, और घर नहीं जाकर उन्होंने घर जाने से ज्यादा बड़ा संदेश दे दिया है। पशुपति कुमार पारस की पार्टी को जो भी 14-15 सीटें मिले राष्ट्रीय जनता दल की तरफ से, जितनी भी सीटें मिले, कोशिश हो रही है कि लगभग वो सारी की सारी सीटें वो चिराग पासवान की पार्टी के खिलाफ लड़े, क्योंकि चिराग पासवान की पार्टी के खिलाफ जब पशुपति पारस लड़ेंगे तो राजद के गठबंधन में लड़ेंगे, तो राजद का तो वोट मिलेगा ही। और जनता दल यूनाइटेड के कोर वोटर को चिराग पासवान फूटी आंख नहीं सुहाते, तो जनता दल यूनाइटेड के लोग भी चिराग पासवान के वोट देने की बजाय विधानसभा चुनाव में चिराग पासवान के कैंडिडेट के साथ जाने की बजाय पशुपति कुमार पारस के पक्ष में अंदर खाने दिखे, इसकी पूरी मुकम्मल तैयारी लालू यादव और नीतीश कुमार मिलकर कर रहे हैं। और यही वो स्ट्रेटजी है जो बीजेपी की नींद उड़ा रही है, नरेंद्र मोदी और अमित शाह की चाणक्य नीति की नींद उड़ा रही है। और फिर बिहार की राजनीति में तो कहा ही जाता है कि नीतीश कुमार का दाहिना हाथ क्या करता है वो बाएं हाथ को नहीं पता चलता, वरना कोई सोच नहीं सकता था कि जातियों के आधार पर राजनीति के लिए जाना जाने वाला बिहार, जहां सामुदायिक चेतना ही किसी भी सांप्रदायिक चेतना पर भारी पड़ती रही है, इसलिए अब तक बीजेपी की डायरेक्ट एंट्री नहीं हो पाई, तो उस राज्य में 2.5-3% वोटों के जातीय आधार के साथ नीतीश कुमार कैसे 20 साल से मुख्यमंत्री है? इसी गुणा गणित के कारण मुख्यमंत्री है, और इस गुणा गणित को आगे भी बनाए रखना चाहते हैं, और खासकर तब जब चिराग मॉडल के नाम पर उनके साथ बहुत बड़ा धोखा हो चुका है। अब छठे और अंतिम पॉइंट पर आते हैं। छठा और अंतिम बिंदु जिस पर अंदर खाने दोनों दलों और दोनों शीर्ष नेताओं के बीच गुप्त सहमति की बातें सामने आ रही है, वो ये है कि राजद और जदयू, आरजेडी और जेडीयू 70-75 से ज्यादा सीटों पर आमने सामने न लड़े, क्योंकि राजद और जदयू 70-75 से ज्यादा सीटों पर आमने सामने लड़ेंगे तो फिर एक दूसरे का बची हुई सीटों पर जो अंदर खाने जो कहा जा रहा है कि कोऑपरेशन इन पॉलिटिक्स है, न लालू यादव कभी नीतीश कुमार से अलग है, न नीतीश कुमार कभी लालू यादव से अलग है। तो जो 70 सीटों पर कहा जा रहा है कि लालू यादव और नीतीश कुमार ये दोनों 70-75 से ज्यादा सीटों पर राजद बनाम जदयू का मुकाबला बिहार में न हो, यह सुनिश्चित करने की कोशिश हो रही है। यानी इसके पीछे का जो खेल है वो इतना दिलचस्प है कि पिछली बार का चिराग मॉडल जो आपने देखा था, उस चिराग मॉडल के पीछे जो घात प्रतिघात वाली कहानी थी, बिल्कुल चंद्रकांता सीरियल से भी ज्यादा खतरनाक लग रही थी, अब उससे कहीं ज्यादा दिलचस्प तरीके से अंदर खाने बिसात बिछ रही है, सह देकर मात देने की कोशिश। रहेंगे इस गठबंधन में, लेकिन लॉयल्टी, रणनीति सीट वाइज बनेगी। लालू यादव की स्थिति भी है कि रहेंगे इस गठबंधन में, लेकिन रणनीति सीट वाइज बनेगी। और इन सब के बीच नीतीश कुमार जो खेल खेल रहे हैं, जरा उस खेल को समझने की भी कोशिश करनी चाहिए। चिराग पासवान के ऊपर बिहार का कौन सा राजनीतिक परिवार सबसे ज्यादा हमलावर रखता है? स्वाभाविक है कि आनंद मोहन का परिवार। आनंद मोहन के यहाँ तो आज घंटों बैठे रहे नीतीश कुमार, सुबह सुबह पहुंच गए थे दही चूड़ा भोज पर, गृह प्रवेश भी था सरकारी बंगले में, उनके बेटे विधायक बेटे चेतन आनंद का गृह प्रवेश भी था। लेकिन चिराग पासवान के यहाँ कल क्या हुआ था ये सब ने देखा। और इस तरह की डील के बीच राजद और जदयू का जो कोर वोटर है, साथ आने में एक बड़ी दिक्कत ये बताई जा रही है कि साथ आने के बाद तो दोनों का बेस वोट 50% से ज्यादा जाता है। अति पिछड़ा, महादलित, एमओआई, लौ कुश, ये तो 50% से ज्यादा जाता है। लेकिन 2015 का अनुभव ये कहता है कि ये 42% से ऊपर नहीं बढ़ पाया था, और एनडीए तकरीबन 35% वोटों तक पहुंच गया था, करारी हार के बावजूद पहुंच गया था। तो इसके पीछे कारण क्या था? कारण यही था कि राष्ट्रीय जनता दल यूनाइटेड का कोर वोटर बिहार में तकरीबन 1/3 सीटें ऐसी है जहां पर एक साथ आने में उसे दिक्कतें होती है। दोनों को एक साथ ला करके एक प्लेटफॉर्म पर चुनाव लड़ाने में
कहीं ना कहीं वोटर्स के बिखरने का खतरा होता है। और इस बिखराव का ही नतीजा था कि जो बीजेपी 20-22 सीटों तक सिमट जानी चाहिए थी 2015 के चुनाव में, वो 53 तक पहुंच गई थी। एक चौथाई सीटें भी नहीं मिली थी एनडीए को। बीजेपी को तो और कम मिली थी, 20-22% के आसपास। लेकिन बीजेपी उस चुनाव में 10% सीटें लाने की स्थिति में नहीं थी, वो 53 तक पहुंच गई थी। तो बड़ा कारण यही था कि राजद और जदयू के कोर वोटर बहुत सारी सीटों पर एक दूसरे के साथ आकर मतदान करने के लिए, वोट करने के लिए वो तैयार नहीं थे। तो लालू यादव जो कुछ बोल रहे हैं, तेजस्वी यादव जो कुछ बोल रहे हैं, अब तक हम लोगों को लगता था कि ये एक मतभेद है, ये अलग तरीके से चीजें चल रही है। लेकिन ये स्ट्रेटजी के रूप में अब सामने आ रहा है, क्योंकि ऐसा हो ही नहीं सकता। कोई एक दल इतना अनुशासनहीन तो हो ही नहीं सकता कि पार्टी सुप्रीमो कुछ कहे और बाकी लोग उसकी बातों को काट दे। ये हो ही नहीं सकता। राजद के विधायक भाई वीरेंद्र नीतीश कुमार का स्वागत कर रहे हैं। रोहिणी आचार्य कह रही हैं, लालू यादव की बेटी, जिन्होंने उन्हें लालू यादव को किडनी डोनेट की थी, वो ये बात कह रही हैं कि जो पापा कहते हैं वो सच होता है। मीसा भारती कह रही हैं कि नीतीश कुमार चाचा हैं और चाचा जब चाहें घर में आ सकते हैं। सियासत इस रूप में बिहार में चल रही है कि क्या ऑपोजिशन का पूरा स्पेस बीजेपी के हवाले कर दिया जाए, ये ज्यादा फायदे का सौदा है, या भारतीय जनता पार्टी को उसी तरह मुगालते में रखा जाए जिस तरह चिराग मॉडल के तहत 2020 के विधानसभा चुनाव में नीतीश कुमार को मुगालते में रखा गया और उन्हें कट टू साइज कर विधानसभा में तीसरे नंबर पर पहुंचा दिया गया। ये परिस्थिति है। 20 साल से नीतीश कुमार मुख्यमंत्री हैं, स्वाभाविक है कि एंटी इनकम्बेंसी तो होगी। 20 साल कोई व्यक्ति मुख्यमंत्री रहे और एंटी इनकम्बेंसी ना हो, सवाल ही पैदा नहीं होता। तो एंटी इनकम्बेंसी तो है, लेकिन उस एंटी इनकम्बेंसी को भुनाने के लिए राष्ट्रीय जनता दल, जिसके बारे में कहा जाता है कि बहुत बड़ा वोट बैंक उसके पास है, लेकिन यही बड़ा वोट बैंक और इसी वोट बैंक की जमीनी स्तर पर व्यावहारिक दृष्टिकोण से अपनाई गई आक्रामकता राष्ट्रीय जनता दल के रास्ते को भी रोकती है। तो आखिर ऑपोजिशन का स्पेस, यानी अगर लालू नीतीश एक होते हैं तो ऑपोजिशन का स्पेस यानी विपक्ष की पूरी भूमिका भाजपा के नेतृत्व वाले एनडीए गठबंधन के पास चली जाती है। तो इस बात की पूरी संभावना है कि अगर फ्लोटिंग वोटर्स की तादाद और एंटी इनकम्बेंसी के आधार पर वोट डालने वाले तबके की तादाद 10% से ऊपर जाती है तो दांव उल्टा भी पड़ सकता है। ये खतरा लालू यादव और नीतीश कुमार दोनों को दिखाई दे रहा है। इसीलिए अंदर खाने जो सहमति बनी है, वो जिन 6 बिंदुओं की हमने चर्चा की, इन्हीं 6 बिंदुओं पर सहमति बनी है। अब आगे देखते जाइए कि और किस रूप में जैसे जैसे चुनाव करीब आता है, कहीं ऐसा भी ना हो कि लालू यादव और नीतीश कुमार अंदर खाने, जहां आमने सामने न टकरा रहे हो, वहां एक दूसरे को कैंडिडेट फाइनल करने में भी मदद करते हुए नजर आए। कोई नहीं जानता। बिहार के वोटर्स के मिजाज को सभी जानते हैं कि बिहार का वोटर्स, खासकर लोकसभा और विधानसभा चुनाव में तो और ज्यादा, सामुदायिक चेतना और जातीय समीकरण के आधार पर सबसे ज्यादा वोट करता है। भारतीय जनता पार्टी के पास ताकत क्या है बिहार में? पुराने जिला मुख्यालय, जिनको आप सही मायने में एक छोटे शहर की संज्ञा दे सकते हैं, उनकी 25-26 सीटें और 8-10 सुरक्षित सीटें जो भारतीय जनता पार्टी के समीकरण के लिहाज से मुफीद है। यही सीटें हैं जहां वो ताकत के बूते लड़ सकती है। और जातीय समीकरण के दौर में जातीय जनगणना के बाद आरक्षण बढ़ाने का मुद्दा जब राहुल गांधी आ रहे हैं, वो और गर्माने जा रहा है। उसमें संविधान बचाओ का नैरेटिव भी सेट होने जा रहा है। तो भारतीय जनता पार्टी के लिए दुश्वारियां कम नहीं होनी है, क्योंकि इनमें से एक भी मुद्दा, चाहे कास्ट सेंसस का हो, चाहे रिजर्वेशन बढ़ाने का हो, चाहे संविधान बचाव का हो, वो चुनावी हिंदुत्व के आकार को और विस्तार नहीं देता, बल्कि और छोटा और संकुचित करता जाता है। इस बात को नीतीश कुमार और लालू यादव बखूबी पढ़ रहे हैं। तो देखते जाइए आने वाले वक्त में सियासत किस रूप में बदलती है। लेकिन ये चुनाव, जो बिहार का विधानसभा चुनाव होगा, इस मायने में दिलचस्प होगा कि ऊपर से जो गठबंधन दिख रहा है, इसके अलावा अंदर खाने भी एक गठबंधन है। पिछली बार चिराग मॉडल के रूप में अंदर खाने गठबंधन का आपने ट्रेलर देखा था, इस बार पूरी फिल्म देखने को मिलेगी। ट्रेलर भारतीय जनता पार्टी की सह पर दिखाई गई थी
तो पूरी फिल्म इस बार नीतीश कुमार और लालू यादव की सह पर दिखाए जाने की मुकम्मल तैयारी करीब करीब हो गई है। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।